स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9। विषय है हमारा अर्थशास्त्र। उसका पाठ है पहला, पाठ 1। पाठ का शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी। तो बच्चों, यह जो पाठ है आपका, एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। उसके बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है कि वहाँ पर किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से वहाँ के लोग जीवन जीते थे और कैसे उन्होंने अपने गांव को जो है अपने गांव का विकास किया। तो यह जो हमारी पाठ है, यह एक कहानी है और इसका उद्देश्य है कि किस तरह से गांव में चीज़ों का उत्पादन होता है और हम उनसे आपका जो है परिचय कराना चाहते हैं। और यह जो है कहानी हमारी पालमपुर गांव की कहानी, यह इसका जो मूल भाव यह है कि हम इस कहानी के माध्यम से एक गांव की कल्पना करते हुए आपको किस तरह से जो है खेती की प्रक्रिया और छोटे छोटे से उद्योग किस तरह से जो है गांव में काम करते हैं और डेयरी, परिवहन आदि, इन सब चीज़ें जो हैं एक गांव के अंदर जो है एक सीमित स्तर पर होती हैं और इन्हीं चीज़ों के माध्यम से आप किस तरह से जो है अपना विकास करते हैं, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम यह पाठ आपका, पाठ 1 अर्थशास्त्र, कक्षा 9, पालमपुर गांव की कहानी। तो इस कहानी का जो उद्देश्य क्या है, हमने अभी आपको बताया। उत्पादन से संबंधित मूल विचारों से आप सबका परिचय कराना और हम एक काल्पनिक गांव जो है वो है हमारा पालमपुर, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। तो पालमपुर गांव में जो है खेती क्या है, एक मुख्य क्रिया है। हर एक गांव में सबसे पहला काम क्या है, वहाँ के लोग जो हैं खेती करते हैं। खेती ही जो है हर एक गांव की मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जो हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे छोटे उद्योग, डेयरी, परिवहन और सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं हेतु विविध प्रकार के संसाधनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो संसाधन कौन से हैं बच्चों? देखो, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे भूमि, यह हमारा एक प्राकृतिक साधन है। इसके बाद आपने देखा मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं क्या होंगी? जैसे बैलगाड़ी को आपने किस तरह से बनाया, लकड़ी से बनाया, वो मानव निर्मित है। एक गाड़ी को बनाया आपने, हल बनाया आपने, वो मानव निर्मित है। तो जब आप खेती करते हो तो आपको औजारों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो औजार जो हैं वो मानव निर्मित वस्तुओं में आते हैं। फिर है मानव प्रयास। अब आपके पास ज़मीन है, औजार है, सब कुछ है, लेकिन आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तो जो है खेती नहीं होगी। तो मानव जो प्रयास है वो भी ज़रूरी है। और मुद्रा मतलब पैसे, रुपए पैसों की भी ज़रूरत होती है। जैसे बीज लाना है, खाद डालनी है, यह सब आपके पास पैसे होंगे तभी आप करोगे। तो समझ में आया? तो पालमपुर की कहानी से आप जानेंगे कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए अलग अलग संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। अब आपने देखा कि आपके पास ज़मीन होना ज़रूरी है, हल होना ज़रूरी है, खुदाई के लिए कुल्हाड़ी, लकड़ी, सब कुछ ज़रूरी होता है, पैसे भी ज़रूरी हैं। तो अब हम इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है आपको चीज़ों की आवश्यकता होती है खेती करने के लिए, गांव में जीवन जीने के लिए। अब आप आगे देखें परिचय।
पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव रायगंज स्थित है। हर मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे समीप छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। इस मार्ग पर गुड़ एवं अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। अब देखो, पालमपुर जो हमारा गांव है वो जो है आसपास के गांवों से, कस्बों से जुड़ा हुआ है और 3 किलोमीटर यहाँ से दूर एक क्या है, एक बहुत बड़ा गांव स्थित है। उसका नाम क्या है? रायगंज। हर मौसम में यह सड़क जो है गांव को रायगंज और उससे आगे छोटे कस्बों शाहपुर से भी जोड़ती है। इस मार्ग पर आप क्या देखोगे? यहाँ पर आपको गुड़ ले जाते हुए लोग, बैलगाड़ियां दिखाई देंगी और बहुत सी वस्तुएं ले जाती हुई बैलगाड़ियां और भैंसा बग्घी भी आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आप कौन से वाहन देखोगे? जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है और ट्रक तक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि ये गांव जो है एक विकसित गांव है और यह जो है आसपास के गांवों से भी जुड़ा हुआ है। तो अब आपने देखा इस गांव में जो है विभिन्न जातियों के कितने लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं। गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामी क्या हैं? उच्च जाति के परिवार हैं और वो परिवार क्या हैं? 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल आबादी का 1/3 है तथा वे गांव के एक कोने में बहुत छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। ज्यादातर घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के छोटे कार्य हेतु भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल भी है, जहां मरीजों का उपचार किया जाता है। अब आप देखो, अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है सभी जातियों के 450 परिवार लोग रहते हैं और जिसमें जो है 80 जो हैं वो उच्च जाति के हैं। पहले के समय में आपने देखा था ना, आज के समय में तो कोई भी जाति का भेदभाव नहीं रह गया है, लेकिन पहले समय में जो है जाति का एक भेदभाव होता था। जिनके पास पैसा होता था उनको उच्च जाति के लोग समझा जाता था और उसमें बहुत से लोग आते थे, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और ये सब जो हैं वो माने जाते थे उच्च जाति के। तो और जो अनुसूचित जाति है वो जो है निम्न जाति मानी जाती थी। वो उस गांव में उनकी कितनी आबादी थी? 1/3 लोग जो थे वो अनुसूचित जाति के थे। जो उच्च जाति के लोग थे उनके घर पक्के थे, अच्छे बने हुए थे और जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके घर कच्चे बने हुए थे और वो गांव के कोने में ही रहते थे। उनको जो है गांव में एक अलग जगह बना दी जाती थी, जहां पर जो है एक कोने दिए जाते थे या बाउंड्री लाइन के पार दे दिया जाता था कि आप यहाँ पर अपना घर बनाकर रह सकते हो। तो उनके घर कच्चे होते थे, घास फूस के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे। और जो अच्छे कई घर अच्छे थे जहाँ पर क्या था, बिजली थी, बिजली लाइट थी और कई घरों में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। और खेतों में क्या था, लाइट थी तो उससे क्या होता था, फिर नलकूप मतलब ट्यूबवेल वगैरह चलते थे और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में भी किया जाता था। और गांव में क्या था, 2 प्राथमिक विद्यालय, मतलब प्राथमिक विद्यालय कौन से होते हैं बच्चों? जो नर्सरी से लेके 5th तक या 1 से 5वीं तक 2 प्राथमिक विद्यालय। हाई स्कूल 10वीं तक होता है
उसको उन्होंने, वो वहाँ पर एक ही था जो 10वीं तक था, और गांव में क्या था, एक सरकारी हॉस्पिटल भी था और एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी था। तो वहाँ पर जो है क्या था, लोगों का इलाज किया जाता था। तो समझे आपकी गांव में किस तरह से जो है क्या कुछ सुविधाएं थी। अब आप देख सकते हैं आगे, इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विविध प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के विषय में बताएगी। भारत के गांव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि सम्मिलित हैं। हम उत्पादन के विषय में कुछ सामान्य बातों को जानने के बाद इन दो तरह की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब देखो, आपने जो है गांव में देख लिया कि गांव में कैसा है, क्या क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि गांव में किन चीज़ों का उत्पादन होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक उत्पादन गतिविधि है जो है कृषि से संबंधित, और एक है गैर कृषि क्रियाएं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब पहले है आपका उत्पादन का संगठन। उत्पादन का जो प्रयोजन है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। अब उत्पादन क्या है, उत्पादन, अब एक देखो कृषि में क्या है, कृषि में जैसे अनाज उगा, दालें उगी, तो यही आपके जीवन के लिए पूरा नहीं होता है। आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती हैं। आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कपड़ा है, अब जैसे कपास होगी तो कपास से फिर कपड़ा कैसे बनेगा, वो चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए उत्पादन का जो प्रयोजन है वो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को बनाना है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु हमें किन 4 चीज़ों की आवश्यकता है, वो देखिए आप। हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली ज़रूरत होती है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज। पहली ज़रूरत आपकी क्या हुई, भूमि। भूमि है तो आपको जो है और भी प्राकृतिक साधन मिलेंगे, जैसे आपको पानी मिलता है, वन से आप पेड़ों से ऑक्सीजन वगैरह हम लेते हैं, लकड़ी काट कर लकड़ी का सामान मिलता है, और भूमि से हमें क्या मिलता है, खनिज मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। और अब आपकी दूसरी ज़रूरत है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। आप लोग काम करोगे तभी आप चीज़ों का विकास कर पाओगे, चीज़ों को बना पाओगे। तीसरी आप देखो, फिर है आपके, जैसे अब आपने कुछ चीज़ों को बनाया तो उनके लिए क्या होगा, कुछ भी जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें क्या है, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। और बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें क्या है, शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रमदान करता है। समझ में आया आपको इसका क्या मतलब है, कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तो किसान ही करता है, और किसान को भी जो है नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी खाद हमारे को जो है किस समय पर खाद का उपयोग करना है, किस समय पर हमें कौन सी खाद डालनी है, या खरपतवार को कैसे हटाना है। ये सब है कृषि के काम, और फिर किसानों के काम। तो जो अब दूसरे चीज़ों का निर्माण करना है, आपको दूसरी चीज़ें बनानी है, अब जैसे खनिज है, आप कच्चा खनिज क्या करोगे, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसको तो पता होगा ना कि ये वाले खनिज से वो क्या चीज़ बना सकता है। तो इस तरह जो हैं खनिज में, खनिज के लिए जो है चीज़ों की, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है जो चीज़ों का निर्माण करता है। और तीसरी आवश्यकता है आपकी भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी से अर्थ है उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के तहत कौन कौन सी मदें आती हैं? अब आपने देखा आपकी तीसरी आवश्यकता क्या है,
भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी में देखो क्या क्या आता है। 3 चीजें आती हैं। पहली है आपकी औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत सामान्य औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है और इनको स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब आपने देखा कि औजारों तथा मशीनों में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आई। फिर दूसरा आप देखो कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई तरह के कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत तथा कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने और आवश्यक माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब जो कच्चा माल है और नकद पैसा है वो किसके अंतर्गत आता है? कार्यशील पूंजी के अंदर। और स्थायी पूंजी में आपने क्या देखा था? स्थायी पूंजी में आपके थे औजार, मशीनें और भवन का उत्पादन जो कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है। इसको हम किस में लाते हैं? स्थायी पूंजी में। और कार्यशील पूंजी कच्चा माल हो गया और आपके पास जो रुपए पैसे हैं वो कार्यशील पूंजी हो गए। औजार, मशीनें, भवन जो हैं से अलग ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो समझ में आ गया आपको। आगे आप देखो आपकी चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको अपने उपभोग के लिए अथवा बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की जरूरत पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। हम अगले अध्याय में मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन करेंगे। अब देखो एक चौथी आवश्यकता आपके पास क्या आ गई? आपको अपने उपभोग के लिए अथवा बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? भूमि होनी चाहिए, काम करने वाले व्यक्ति होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास थोड़ी सी भौतिक पूंजी मतलब रुपए पैसे होने चाहिए, जिसके साथ जो है आप ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो आप जो है कार्य आसानी से कर पाएंगे। यह सब मानव पूंजी क्या चीज़ है इसके बारे में हम आपको अगले पाठ में पढ़ाएंगे। अब आप यह चित्र देख रहे हो, चित्र है कारखाने में भारी मशीनों पर कार्य करते हुए जो हैं श्रमिक। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान करें। उत्पादन भूमि क्या है आपकी? जो वहाँ पर मशीन लगी है, श्रम जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, और पूंजी इन सबको लगाने में और जो वर्कर काम करेगा उसको पैसा देना हमारी क्या कहलाएगी? पूंजी को हम किस तरह से संगठित करते हैं और ये सब क्या है? हमारे उत्पादन के कारक हैं। तो पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के पहले 3 कारकों के विषय में हमें और ज़्यादा सीखेंगे। वो क्या है? सुविधा के लिए हम आपको अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी ही कहेंगे। अब भौतिक पूंजी को क्या कहा जा रहा है? इसमें पूंजी ही कहा जा रहा है। अब आप आगे देखें। पालमपुर में कृषि। पालमपुर में कृषि कैसे है? भूमि स्थिर। पालमपुर कृषि में पहला पॉइंट आपका है भूमि स्थिर है। कृषि पालमपुर में उत्पादन की मुख्य क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? खेती पर निर्भर होते हैं। वो या तो किसान हो सकते हैं या श्रमिक हो सकते हैं। श्रमिक, किसान और श्रमिक में एक क्या होता है? एक की अपनी जो
हमारे पास भूमि है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और एक वहाँ खेतों पर काम करने के लिए रोज हम पैसे दे के लोगों को बुलाते हैं और काम करवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? श्रमिक कहलाते हैं। तो इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखें, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। कृषि में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। अब आपने क्या याद रखना है? कृषि उत्पादन की एक मूलभूत क्या कठिनाई है कि कृषि में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र क्या होता है? स्थिर होता है। जैसे आपके पास 2 बीघा जमीन है तो वो 2 बीघा जमीन ही रहेगी, यानी वो स्थिर जगह है। भूमि रोज इधर उधर नहीं जा सकती है, और ना ही जो है आप सिर्फ फसलों को अपनी भूमि पर जो है समय के अनुसार फसलें हम बदलते रहते हैं, हम भूमि कभी भी नहीं बदलती। तो अब आप आगे देखो, पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के तहत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर जो जमीन थी को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि जो सरकार है ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब देखो, वहाँ पर जो कुछ बंजर भूमि पड़ी थी उसको भी क्या किया गया, उसको भी अच्छी तरह से उसकी जो है खुदाई की गई, और वहाँ पर खाद वगैरह डालकर उस भूमि को भी क्या किया गया? कृषि योग्य भूमि बनाया गया। अब आप आगे देख सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ आप पढ़ेंगे, ज़मीन मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। हालांकि गांव में ज़मीन की माप जो है वो बीघा, गुठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में की जाती है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना में अपने विद्यालय के मैदान से कर सकते हैं? अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ज़मीन होती है वो बीघा के हिसाब से होती है। जैसे 1 बीघा है, 2 बीघा है, तो कई जगह पर ये गुठा के हिसाब से होती है। और वैसे हमारी जो ज़मीन को मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। अब हम आगे देखेंगे, आगे है आपका कि क्या उसी भूमि से ज़्यादातर जो है क्या उसी भूमि से ज़्यादा पैदावार करने का कोई तरीका है? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जिस तरह की फसल पैदा की जाती है तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर कृषि की जाती है, कोई बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अब आपने जैसे देखा कि यहाँ पर किस तरह की फसल पैदा होती है। जैसे पश्चिमी हिस्से में जो हमारा गांव की तरह लगता है, पालमपुर में समस्त भूमि किस पर की जाती? समस्त भूमि पर जो है वो क्या होता है? कृषि होती है, और कोई भी ज़मीन को जो है बेकार नहीं छोड़ा जाता है। और बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और क्या उगाते हैं? बाजरा। इन पौधों को पशुओं के चारे हेतु जो है इस्तेमाल किया जाता है। और फिर बाद में अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की कृषि होती है, और सर्दी के मौसम में जो है रबी में खेतों में क्या उगाया जाता है? गेहूं। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर बाकी गेहूं किसान जो है वो रायगंज की मंडी में बेच आते हैं। भूमि के हिस्से में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में अथवा गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अब आपने देखा
कि सर्दियों में क्या है, गेहूं बोई जाती है। और फिर अप्रैल में आपने देखा कि अप्रैल के मौसम में जो है, जब अप्रैल का महीना शुरू होता है, बैसाख वाले दिन गेहूं की कटाई होती है। और फिर वो क्या है, परिवार अपने खाने के लिए रखकर बाकी जो कहाँ पर बेचकर आते हैं गेहूं, रायगंज की मंडी में। और फिर कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या है, गन्ना भी उगाया जाता है। गन्ना कच्चा भी खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद उसका रस निकालकर उससे गुड़ बनाया जाता है। और यह गुड़ जो है वो कहाँ बेचा जाता है, शाहपुर में बेचा जाता है। अब आप आगे एक पॉइंट देखें, भारत में समस्त गांवों में ऐसी उच्च स्तर सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियों मैदानों के अलावा हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में उत्तम सिंचाई होती है। इसके प्रतिकूल पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई अल्प मात्रा में होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में भी सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। और समझ में आया आपको कि आज भी हमारे जो है भारत देश में गांवों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो पालमपुर में एक साल में किसान 3 विभिन्न फसलें जो हैं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की प्रणाली ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करता था। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से अधिक प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। शुरुआत में कुछ नलकूप जो हैं वो सरकार के द्वारा लगाए गए, और जल्द ही किसानों ने अपने व्यक्तिगत नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। अब देखो कि पालमपुर गांव में क्या है, एक साल में जो है वो किसान 3 जो है फसलें उत्पन्न करता था। आपने देखा पहली फसल क्या थी, वहाँ पर जो है ज्वार और बाजरा उगता था। उसके बाद वहाँ पर आलू की भी कृषि होती थी, और फिर गेहूं की फसल भी लगती थी, और गन्ना भी। ऐसे वहाँ पर जो है जो किसान हैं अपनी भूमि का भरपूर प्रयोग करते थे और सभी तरह की फसलों को लगाते थे। और सिंचाई के लिए फिर किसानों ने क्या किया, रहट द्वारा पानी निकालकर अपने खेतों की जो छोटे खेत थे उनकी सिंचाई की। फिर बिजली आ गई तो नलकूप लग गए, जिससे क्या है जो है सिंचाई ज़्यादा क्षेत्र में होने लगी। फिर सरकार ने तो जो नलकूप लगाए, लोगों ने अपने नलकूप भी लगाकर 200 हेक्टेयर जो है उसमें पूरे क्षेत्र में जो है सिंचाई का प्रबंध कर लिया। अब आप ये विभिन्न फसलें देख सकते हैं, गेहूं उगा हुआ, बाजरा है, गन्ना है, आलू है। तो एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उत्पन्न करने को हम क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य पद्धति है। पालमपुर में भी सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उत्पन्न करते थे। बहुत से किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में क्या पैदा कर रहे हैं, आलू पैदा कर रहे हैं। अब आप ये सारणी देखो, सारणी 1.1 में पिछले वर्षों में जुताई क्षेत्र वर्ष देख सकते हो, और आप जुताई क्षेत्र देख सकते हो मिलियन हेक्टेयर में। तो अब आप इसमें क्या दर्शा रहे हैं, क्या सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना ज़रूरी है और क्यों। अब आपने दोनों चित्र देख लिए। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं,
इनसे आप क्या पालमपुर में उत्पन्न की जाने वाली फसलों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली आपको फसलों की सूचना भी है, जो वो एक आपको नीचे सारणी दी गई है, आपको इसमें जो है उसको फिल करना है। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे अब इस पार्ट में हम देखेंगे, आपने देखा कि एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका जो है वो क्या कहलाता है, बहुविध फसल प्रणाली। अन्य तरीका ज़्यादा उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में उत्पन्न की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज तुलनात्मक रूप से कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की जरूरत होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास सुलभता से उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। अब आप देखो, एक ही भूमि के टुकड़े पर साल में वो कितनी फसल उगा लेते थे। यह हमारी क्या कहलाती थी, बहुविध फसल प्रणाली। अब हमें ज़्यादा जो है उपज के लिए क्या है, आधुनिक हमने जो है कृषि की विधियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके लिए क्या किया कि हमने अच्छे बीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और ऐसी बीज लेके आए जिनको जो है कम पानी की ज़रूरत पड़े और उनकी उर्वरकता अधिक हो। और हमने गाय का गोबर जो है वो खाद के रूप में इस्तेमाल किया और बहुत सी जो है प्राकृतिक खाद, जैसे जो हमारे घरों में सब्जियों के छिलके होते हैं, चाय पत्ती होती है, इन सब चीज़ों से हमने क्या है खाद बनानी शुरू की। और जिससे क्या है किसानों को बाहर से जो है खाद के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। कम बजट में ही उन्होंने अपने लिए अधिक अच्छी फसल उगाना शुरू कर दिया। अब 1960 के दशक के आखिर में हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में जो है वो क्या होने लगा, अनाज उत्पन्न होने की आशा थी। इसके फलस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में क्या किया गया, पूर्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अनाज की मात्रा उत्पन्न होने लगी। हालांकि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने हेतु बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों की आवश्यकता थी। ज़्यादा उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। अब देखो, हरित क्रांति ने क्या किया, जो है भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीज जैसे गेहूं और चावल की खेती करना सिखाया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक ही बीज में अधिक मात्रा से उत्पादन अनाज जो है उनको आशा थी और वही हुआ उनके साथ। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, कीटनाशकों की भी आवश्यकता थी कि वह हमारी जो है फसलों को खराब ना करें। तो इसके लिए हमें क्या था, अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से हमें अधिक अगर उपज चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशक की भी आवश्यकता थी कि वह हमारे जो है बीजों को नुकसान ना पहुंचाएं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक चित्र है, चित्र 1.4 आधुनिक कृषि के तरीके, HIV और बीज, रासायनिक उर्वरक आदि। अब आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह से यह बना हुआ है। नहरें हैं,
पंप सेट है, बिजली है, बांध है, कीटनाशक है, सिंचाई है, उर्वरक है, और बारिश हो रही है तो इससे क्या है, तो यह आप चित्र के द्वारा और किस तरह से जो है ट्रैक्टर के द्वारा खेती हो रही है। अब भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनमें गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HVB उपज बीजों की उपज से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब देखो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि जो जहाँ पर 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था हमारा, वो अब कहाँ पहुंच गया, 3200 किलोग्राम जो है हेक्टेयर पहुंच गया। तो कितना हमारे को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से कितना अधिक फायदा हुआ। गेहूं के उत्पादन में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की अपने पास, जैसे वो लोग अपने खाने के लिए गेहूं रखकर भी वो जब बाहर बेचते थे तो वो भी उनको जो है उसमें भी फायदा हुआ, उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। अब आप देख सकते हो कि बहुविधि फसल पद्धति एवं कृषि की आधुनिक विधियों में क्या फर्क है। अब आप बहुविधि फसल पद्धति जो हम पहले इस्तेमाल करते थे और बाद में हमने जैसे बीजों को नया लाए और ट्रैक्टर द्वारा किया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया, तो उन सब चीज़ों से हमारी जो है कृषि में कितना हमें फ़ायदा हुआ। अब आप दूसरा पॉइंट देखो, सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के पश्चात गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ों टन इकाइयों में दर्शाया गया है। इसे एक आरेख बनाकर अब आप एक ग्राफ बनाएंगे और उस पर आपको यह सब दर्शाना कि हमें कितना फ़ायदा हुआ। अब आप आगे देख सकते हैं, सुझाई गई क्रियाएं। खेती पर जाने के बाद अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से आप बात करें। क्या बात करेंगे आप कि आधुनिक अथवा परंपरागत या मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका उपयोग करते हैं। किसान तो उन्हीं चीज़ों का उपयोग करेंगे जिनसे उन्हें लाभ हो और जो स्वास्थ्य के लिए भी हमारे जैसे लाभदायक हो। ज़्यादा कीटनाशक और रासायनिक खादें भी जो हैं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो किसान यह सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए जहां पर आवश्यकता है उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। और सिंचाई के क्या स्रोत हैं, जैसे नहरों से पानी आ रहा है या ट्यूबवेल से पानी लगाना पड़ता है खेतों को, या फिर आप देख सकते हो जब बारिश आती है तो यह हमारे जो स्रोत हैं सिंचाई के हैं। अब कृषि भूमि के कितने हिस्से में सिंचाई होती है, बहुत कम, लगभग आधी, अधिकांश, समस्त। अब कृषि भूमि जहाँ पर फसल की उगाई जब हमने करनी होती है तो पहले खेत को अच्छे से सींचा जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तब हम जो है उस क्षेत्र में पानी
लगाते हैं। अब जैसे चावल की जब जहाँ पर खेती होती है तो चावल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से हम फसल को देखते हुए उतना ही सिंचाई करते हैं। अब आपने देखा आगे, किसान अपने लिए ज़रूरी आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो उन्हें किस सरकार से मिलती है वहाँ से लेते हैं, बाकी का वह स्वयं करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? ज़मीन जो है वो क्या है? हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका हमें जो है सावधानी उपयोग करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का जो है वो अति उपयोग किया है। कई क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण खादों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम हो गई है। इसके अलावा नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत उपयोग से भूमि जल स्तर जो है वो कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन अनेक वर्षों में बनते हैं। एक बार खराब होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना जो है वो कठिन हो जाता है। खेती का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब आपने देखा कि जो हमारी ज़मीन है वो क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका प्रयोग हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपनी भूमि पर कृषि बार बार करनी है, खेती करनी है, फसलों को उगाना है, तो हमें उसकी उर्वरता को बनाए रखना है। उर्वरता अगर बनी रहेगी तो हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। तो समझ में आया आपको? अब आप आगे देखें, पालमपुर के कृषकों में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने यह जान लिया कि कृषि के लिए भूमि तो हमें ज़रूरी है, पर दुर्भाग्यवश कृषि के कार्य में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। अब आपने देखा कि गांव में रहने वाले लोगों को उनका मुख्य साधन क्या होता है? कृषि। अगर ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास भूमि हो और सभी के पास नहीं भी होती है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से भूमि को वितरित किया ये देखेंगे हम। पालमपुर में जो है आपने पढ़ा था कि कितने परिवार रहते हैं? 450 लोग परिवार जो हैं वहाँ पर रहते हैं, और 1/3 और 150 परिवारों के पास क्या था? कृषि के लिए भूमि नहीं थी। जो लोग कौन थे? दलित थे। और शेष परिवारों में 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि है। अब 1/3 हिस्सा तो वहाँ पर दलितों का था, वो 150 परिवार आ गए, तो वहाँ उनके पास जो है भूमि नहीं थी। बाकी कितने बचे? 240। तो इनके पास जो है भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के जो हैं क्या हैं बच्चों? जो आप देखेंगे अब चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों तरफ बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को भी देख सकते हैं, जिन पर जो है किसान काम कर रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे। पहले हम आप ये देखो कि 2 हेक्टेयर से भी हम के कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर जो है वो कृषि करते हैं। ज़मीन के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आय नहीं होती है। अब आप थोड़ी सी ज़मीन पर अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है, आपको जो है आपको अपना खर्चा निकालना भी वहाँ पर क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ेंगे, वो है रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और पौधों को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मृदा से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक खाद मिट्टी से उपस्थित
जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को खराब कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि इनके उपयोग के कुछ समय बाद मृदा पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। डाउन टू अर्थ नई दिल्ली में यह कहा गया। फिर देश में जो है रासायनिक उर्वरक का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर है? पंजाब में होता है। रासायनिक उर्वरक के लगातार प्रयोग ने मिट्टी को गुणवत्ता को तो कम कर दिया। पंजाब के कृषकों को पूर्व का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो समझ में आया आपको? यह किस में लिखा गया स्रोत है? यह द ट्रिब्यून चंडीगढ़ में लिखा गया है। अब आप आगे देखें। 1960 में किसान गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर ज़्यादातर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की सहायता से इस भूमि पर कृषि करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आमदनी के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बट गई। प्रत्येक के पास अब सिर्फ 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेतों की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ हिस्सों में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी खोजना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान के पास कितनी भूमि है। उसके पास भैंस थी, तो इस वजह से जो है उसका खर्चा निकल रहा था। अब आप यहाँ चित्र देखिए। चित्र 1.5 पालमपुर गांव में कृषि भूमि का वितरण करता हुआ यह चित्र है। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों तरफ बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे कृषक जो हैं वो खेती करते हैं। दूसरी तरफ गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे ज़्यादा भूमि है। तो समझ में आया आपको यह सब? अब हमें चर्चा करनी है चित्र 1.5 में। क्या तुम छोटे कृषकों द्वारा खेतों में प्रयुक्त जमीन को छायांकित कर सकते हो? कृषकों के इतने ज़्यादा परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं, यह आपको दर्शाना है ग्राफ के द्वारा। तो अब आप समझे इस बात से। अब हम आगे देखेंगे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के बाद श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। सबसे पहले तो आपके पास भूमि होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कृषि कर पाएंगे। दूसरा फिर इसमें क्या आ गया? श्रम उत्पादन। खेती में बहुत अधिक परिश्रम की ज़रूरत होती है। छोटे कृषक अपने परिवारों के साथ खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस प्रकार वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले तथा बड़े किसान अपने खेतों में काम करने हेतु दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में काम करने हेतु श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं अथवा बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा कृषकों का होता है, अपितु उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद अथवा वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। अब आपने देखा
कि जिसके पास थोड़ी ज़मीन है और उसका परिवार बड़ा है तो वो क्या करते हैं, जितने लोग अपनी भूमि पर जो है काम करते हैं वो कर लेते हैं, बाकी जो हैं दूसरों के खेतों पर जाकर काम करते हैं। तो वहाँ पर उनको उनके काम के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो जितनी भी फसल होगी तो उनका उस फसल से कोई लेना देना नहीं होगा। वो तो जिसकी वो ज़मीन है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, वो ऐसे लोगों को काम पर रखते हैं। और फिर जब फसल अगर कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसका उन श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो मेहनत का फल उनको दे दिया जाता है और जो फसल होती है वह वो व्यक्ति जाकर बाज़ार में जो है बेच आता है। अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र है 1.7। डाला और रामकली के बीच बातचीत तथा रामकली के सबसे गरीब नागरिक में से एक है। तो देखिए, पहले जो है एक व्यक्ति की हम बात पढ़ते हैं। आजकल काम मिलना मुश्किल है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों हेतु। अब ये कौन कह रहा है? डाला कह रहा है। हमारे पास, डाला कह रहा है, हमारे पास जुताई हेतु ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ कृषक खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। अब रामकली देखो क्या कह रही है। घनश्याम जो है एक बड़ा किसान है और उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, अतएव इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। विगत वर्ष मैंने पूरे 5 वर्ष से भी कम समय में काम किया था। इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की खोज करनी पड़ेगी। अब डाला क्या कह रहे हैं? मुझे पड़ोसी गांव के साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने गत वर्ष ग्रीष्म काल में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं किसी प्रकार चुकाऊंगा। मैं 2 समय के भोजन हेतु भी मुश्किल से कमाता हूँ। अब रामकली कह रही है, मेरी स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देगा। अब देखो, अब जैसे जैसे जो है नई तकनीक आ रही है, मशीनें आ रही हैं, तो लोगों को जो है श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पर जो गरीब लोग होते हैं उनको काम नहीं मिलता है, जिससे क्या है, वह लोग जो हैं कितने परेशान हो जाते हैं। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल तथा खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई हेतु भिन्न भिन्न होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी विविधताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे वर्ष हेतु काम पर रखा जाता है। अब देखो, मजदूरी भी किस तरह से है खेतों में काम करने के लिए। या तो लोगों को जो है कुछ समय के लिए रखा जाता है या फिर जो है कि जैसे पूरी फसल के लिए उनको, जैसे 6 महीने की फसल है हमारी, तो उनको 6 महीने के लिए रख लिया जाता है कि तुम्हें रोज़ खेत पर आना है और यहाँ पर काम करना है और फसल की देखभाल करनी है। या उनको कुछ दिनों के लिए रखा जाता है या कुछ हफ्तों के लिए रखा जाता है। तो इसमें भी क्या है, बहुत सी अवधियाँ आती हैं। अब डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका तात्पर्य है कि उसे निरंतर काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों हेतु एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये जो है वो निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र जो है वो कितने मिलते हैं, 160 रुपये। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत अधिक जो है वो क्या है, स्पर्धा है। मतलब कि कौन कितना अधिक काम करता है और कहाँ किसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
अतएव लोग कम वेतन में भी कार्य करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के विषय में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के गरीब व्यक्तियों में से हैं। अब देखो किस तरह से जो है कम में वेतन पर भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है। अब आप आगे देखेंगे कि डाला और रामकली जैसे खेतीहर श्रमिक निर्धन क्यों हैं। निर्धन इसलिए एक तो उनके पास अपनी ज़मीन कम है, और दूसरा अब आधुनिक तकनीक जैसे हार्वेस्टर आ गया फसल को काटने के लिए, और गेहूं के दानों को निकालने के लिए ऐसे मशीनें आ गई हैं। तो उससे क्या हुआ कि इन लोगों को काम जो है कम मिल रहा है, जिससे ये लोग जो है परेशान हैं और निर्धन हैं। गोसाईपुर और मंझोली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों में 850 परिवारों में 250 से ज़्यादा पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रवास अधिसंख्यक भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? काम की तलाश में, जहां पर उनको पैसे मिलते हैं जिनसे उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से होता है। इसीलिए लोग जो हैं वो दूसरे गांवों में जाकर काम करते हैं। तो समझ आया आपको ये? अब है खेतों के लिए अनिवार्य पूंजी। आप पहले भी देख चुके हैं, खेती के लिए आधुनिक तरीकों हेतु बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे अब कृषकों को पहले की तुलना में जो है वो क्या चाहिए था? ज़्यादा पैसे। अधिक संख्या जो छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए क्या करना पड़ता था? ऋण लेना पड़ता था। मतलब कहीं से भी वो पैसा उधार लेते थे। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकार से क्या करते थे? अपने खेतों में फसल उगाने के लिए जो है उन लोगों से पैसा उधार लेते थे, कर्ज लेते थे। ऐसे ऋणों जो ब्याज की दर जो होती थी वो बहुत अधिक होती थी, और ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए उनको क्या है, बहुत से कष्ट उठाने पड़ते थे। इसके लिए आप एक कहानी देखें, सविता की कहानी। सविता जो है एक लघु कृषक है। वह अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं उत्पादन करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अलावा उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने हेतु नगद पैसों की आवश्यकता है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से ऋण लेने का निर्णय लेती है। और जब वह तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने हेतु कर्ज देने को तैयार हो जाता है, तो ब्याज की बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के तौर पर जो है वो 100 रुपये रोज़ के हिसाब से काम करेगी। अब भी आप कह सकते हैं कि यह मजदूरी जो है बहुत ही न्यूनतम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई के समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उसे गृह कार्यों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने हेतु तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को ऋण मिलना बहुत ही कठिन है। अब देखो, जब वो उधार लेने की बात कर रही है तो एक तो उसको 24% पर ब्याज मिल रहा है, उसके बाद उसको जो है उसके खेत पर भी काम करना है पूरा दिन, और उसके बदले में उसको 100 रुपये मिल रहे हैं। तो वो सोचती है कि 4 महीनों की फसल के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना घर भी संभालना है, उसके बच्चे भी हैं, घर का भी कार्य करना है, अपने खेत का भी कार्य करना है, और जाकर दूसरे खेत का भी कार्य करना है। तो देखो, एक जो
गरीब किसान है उसकी कहानी कितनी मुश्किल है। अब आप देख सकते हैं छोटे किसानों के प्रतिकूल, मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस प्रकार वो जो है जिनके पास जगह ज़्यादा होगी, उनकी फसल अच्छी होगी, उनको जो है उनके पास बचत होगी, तो वो अगली फसल के लिए तैयारी अच्छे से कर लेता है। अब तक की कहानी, हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके इस्तेमाल के विषय में पढ़ा। आइए अब हम जो है आगे पढ़ेंगे। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कारक है। ऐसे कई लोग हैं जो गांव में खेतीहर श्रमिकों के तौर पर काम करने को तैयार होते हैं, जबकि कार्य के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों में से हैं अथवा जो है गरीब हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है, वे एक मुश्किल जीवन जीते हैं। श्रम के प्रतिकूल डैश उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। तो जो है श्रम के प्रतिकूल आपका जो दुर्लभ कारण क्या हो सकता है, आप बताइए। कृषि भूमि का क्षेत्र जो है वो सीमित है। इसके अलावा जो सुलभ भूमि भी समान रूप से कृषि में लगे लोगों में वितरित है। असमान रूप से जो है वो कृषि में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे कृषक हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर कृषि करते हैं, जिनकी स्थिति भूमिहीन कृषक मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का ज़्यादातर उपयोग करने के लिए किसान जो है वो दूसरों से सहायता का जो किसान है वो क्या करता है, श्रम और पूंजी का प्रयोग करता है। कृषि की आधुनिक विधियों में हमें जो है पूंजी की अत्यधिक ज़रूरत होती है। छोटे कृषकों को अमूमन पूंजी की व्यवस्था करने हेतु पैसा उधार लेना पड़ता है एवं कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अतः विशेष रूप से छोटे कृषकों के लिए पूंजी की उत्पादन एक दुर्लभ कारक है। हालांकि भूमि एवं पूंजी दोनों दुर्लभ हैं, उत्पादन के इन दोनों कारकों का एक मूल फर्क है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जबकि श्रम मानव निर्मित है। पूंजी में वृद्धि संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। अतएव यह बहुत ज़रूरी है कि हम भूमि एवं कृषि के में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अच्छी तरह देखभाल करें। अब आप आगे देख सकते हैं, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। माना कि कृषकों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं उत्पन्न किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। कृषक गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता एवं गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन जो है वो कम होता है। इससे एक बड़ा भाग वे परिवार की ज़रूरतों के लिए रखते हैं। इसीलिए मंझले तथा बड़े किसानों के बाज़ार में गेहूं की ही पूर्ति करते हैं। जैसा कि आपने चित्र 1.1 में आप गेहूं में लदी बाज़ार जाती बैलगाड़ियों को आपने देखा था। बाज़ार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। अब आपने देखा कि कृषकों के उत्पादन में 3 कारक का प्रयोग होता है। अपनी भूमि पर वो गेहूं उत्पन्न करता है, फिर गेहूं
की कटाई होती है, फिर जाके वो जो है उत्पादन पूर्ण होता है। और जो किसान होता है वो पहले तो अपने घर के लिए रखता है, फिर बाकी जो है वो बेच के आता है मंडी में। मंडी में बेचने के बाद क्या करते हैं, फिर वो आगे जो व्यापारी हैं छोटे छोटे शहरों कस्बों के, उनसे लोग खरीद कर आगे ले जाते हैं। तो जो छोटे किसान होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने ही घर का गुजारा करते हैं, और उनको फिर आगे के लिए जो है जमींदारों से कर्ज लेना पड़ता है। अब आप आगे देखें, एक बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं जो है वो प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच के आता है और ज़्यादा कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? विगत वर्ष तेजपाल सिंह ने ज़्यादातर पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इन पैसों का प्रयोग जो है छोटे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की ज़रूरत थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की कृषि हेतु कार्यशील पूंजी में व्यवस्था करने में किया। इस वर्ष तेजपाल बचत के पैसों से क्या करा, उसने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, और जिससे क्या हुआ, उसकी स्थिर पूंजी भी बढ़ गई। तेजपाल सिंह की तरह दूसरे बड़े मंझले किसान भी खेती में अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं, कमाई के एक हिस्से को अगले मौसम के लिए रखते हैं, और कृषि की ज़रूरतों को, जैसे ट्रैक्टर खरीद लिया, ट्रक खरीद लिया, पशु खरीद लिए, और अपनी ही एक घर में दुकान खोल ली। इस तरह से जो है वो लोग इन पैसों का प्रयोग करते हैं। अब देखो, कृषि के साथ साथ वो अपना एक छोटा व्यापार भी कर लेते हैं। जैसे अब किसी को ब्याज पर पैसा दे दिया, किसी को उधार दे दिया, तो उनसे वो और अधिक जो है पूंजी उनको देकर उनसे जो है कर वसूलते हैं। तो वो किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में कृषि की प्रमुख उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले मात्र 25% लोग कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं। वो कार्य क्या है? डेयरी। अन्य प्रचलित क्रिया। डेयरी पालमपुर के अनेक परिवारों में एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई प्रकार की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को समीप के बड़े गांव रायगंज में बेचते हैं। शाहपुर के नगर के 2 व्यापारी उन्हें रायगंज में दूध संग्रह एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूध जो है दूर दराज के गांवों में और कस्बों में भेजा जाता है। अब देखो, डेयरी भी हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित है। लोग अपनी गाय भैंसों को चारा खिलाते हैं, अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, जिससे क्या है कि दूध की पैदावार जो है पशु ज़्यादा करता है, जिससे वो उन दूध को दूसरे गांवों में जाकर बेचते हैं और अधिक पैसा कमाते हैं। अब आप आगे देखो, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण। पालमपुर में इस समय 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। नगर और कस्बों में बड़े कारखानों में होने वाले विनिर्माण के प्रति
प्रतिकूल पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का इस्तेमाल होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से ज़्यादातर घरों अथवा खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार भी किराए पर लिया जाता है। अब पालमपुर में क्या है, लघु स्तरीय विनिर्माण का उपयोग है। इसमें क्या है, 50 से भी कम लोग जो हैं इस कार्य में लगे हुए हैं। तो समझ में आया आपको। ये मिश्री लाल की कहानी पढ़िए आप। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसको अपने खेत में लगाया है। पूर्व में गन्नों को पेरने का काम बैलों की सहायता से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल जो है वो दूसरे गांवों से लाकर गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है और उस गुड़ को वो शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है और इससे क्या है, उसको लाभ होता है। अब आपने यहाँ पर एक तालिका और भी देखी थी कि हम 3 किसानों के उदाहरण लिए थे। प्रत्येक ने अपने खेतों में गेहूं को बोया था, हालांकि सबका उत्पादन जो था वो अलग अलग था। तो आपने जो है हर किसान के परिवार द्वारा गेहूं का जो उपभोग था वो समान था। इस साल के समस्त अधिशेष गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन हेतु पूंजी के रूप में किया जाता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयोग होने वाली पूंजी का 2 गुना होता है। अब आपने देखो, पहला किसान देखा किस प्रकार उत्पादन किया, दूसरा देखो और तीसरा देखो। फिर देखो तीनों जो किसानों ने गेहूं के 3 वर्षों के उत्पादन की आपने तुलना की। फिर तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ और फिर उसने किस तरह से उत्पादन को जारी रखा इसमें, और उसको क्या करना चाहिए इसके बारे में आपने लिखा। तो अभी हम किसकी कहानी पढ़ रहे थे, अभी हमने आपको मिश्री लाल की कहानी बताई, जिसने क्या है गेहूं वो गन्ने की जो है गन्ने की मशीन ले आया और जिससे उसने गुड़ बनाना शुरू किया। और वो फिर जब वो गुड़ है वो कहाँ बेचने जाने लगा, शाहपुर के गांव में। अब पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में अधिकांश लोग व्यापार नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई तरह की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, पेन, कापियां, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने, जिनके घर बस स्टैंड के समीप हैं, अपने घर के एक हिस्से में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। अब आपने देखा कि पालमपुर के गांव में क्या है, बहुत सभी लोग व्यापार नहीं करते हैं। व्यापार वो करते हैं जो थोक की चीज़ें लाकर और अपनी दुकान में रख लेते हैं और फिर उनको वो बेचते हैं। यह दुकानें कहाँ पर होती हैं, जो बस स्टैंड के पास हो गई या स्टेशन के पास हो गई, और जिससे क्या है, लोग उनके पास आकर साबुन है, तेल है, कॉपी है, पेंसिल है, मोमबत्ती है, टूथपेस्ट है, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। अब आप एक पढ़ेंगे करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया। कई छात्र हाल के वर्षों में शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे थे। करीम ने पाया कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसमें उन्हें काम करने पर लगाने का निर्णय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की और खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं शुरू की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना शुरू कर दिया। अब जैसे गांव में देखा जाता है
जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो अब जैसे करीम है, उसने देखा कि बच्चे बाहर जाकर कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो उसने अपने ही गांव में कंप्यूटर का जो है एक रूम बना लिया, और जिनको ज्ञान था कंप्यूटर का उनको उसने वहाँ पर अध्यापक रख लिया। तो समझ में आया किस तरह से लोग जो है कार्य में आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर तथा रायगंज के मध्य सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी तथा दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे व्यक्ति हैं जो परिवहन सेवाओं में सम्मिलित हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। विगत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई। अब आपने देखो किस तरह से एक एक चीज़ का विकास हो रहा है, परिवहन में हुआ। और फिर अब एक आप यहाँ पर एक किशोर की कहानी सुने। किशोर क्या है? एक खेतीहर श्रमिक है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की तरह किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। वह एक सरकारी कार्यक्रम के तहत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपने भैंस गाड़ी भी बना ली जिसमें वह कई तरह का सामान ले जाता है। सप्ताह के एक दिन वह गंगा के तट से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, अथवा यदा कदा वह गुड़ तथा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर बेच आता है। प्रत्येक महीने उसे परिवहन से जुड़ा कोई ना कोई काम मिल जाता है। फलस्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा। गांव के लोग ऐसे छोटे छोटे कार्य करके अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। अब जैसे उसने भैंस ले ली और वो खेती करता था, सारा दिन तो खेत में व्यतीत नहीं करता था, वो सुबह शाम अपनी भैंस की सेवा करता था, उसका दूध निकालता था, उसको बेचता था, उससे पैसे कमाने लगा। फिर अगर उसको कोई कहता था कि हमारा यह सामान वहाँ ले जाओ, यहाँ ले आओ, तो वो ये भी कार्य करता था जिससे उसको पैसा मिलता था, जिससे अब उसकी जो है आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। अब आप आगे देखो, गाँव में कृषि मुख्य उत्पादन क्रिया है। विगत वर्षों में खेती की विधियों में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। किसान इनकी वजह से उतनी ही जमीन से ज़्यादा फसल उत्पन्न करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई पद्धतियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए जो है वो बचत कर लेते थे, परंतु जो है छोटे किसान इसमें पीछे रह जाते थे और उनको जो है कर्ज लेना पड़ता था, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उनके भूखंड का जो आकार है छोटा होने के कारण उनका उत्पादन काफ़ी नहीं होता था। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। श्रम भूमि उत्पादन के दूसरे कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का ज़्यादा उपयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। कृषि में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक जो है आसपास के गांवों, शहरों और कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र के कार्य करना जो है शुरू कर दिया। इस समय गांव में
गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण, अब आप आगे देखो, श्रम उत्पादन के दूसरे कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का ज़्यादा उपयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। कृषि में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आसपास के गांवों, शहरों और कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांवों में ही गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया। इस समय गांवों में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 श्रमिकों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। हालांकि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। इसमें हमने आपको कुछ उदाहरण दिखाए हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही छोटी है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी बढ़ोतरी हो। खेती के प्रतिकूल गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की ज़रूरत होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को कैसे प्राप्त किया जाता है? या तो अपनी बचत का उपयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। ज़रूरत है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, जिससे बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों का प्रसार हेतु यह भी ज़रूरी है कि ऐसे बाज़ार हों जहां वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने पाया कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि सुलभ है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के नए अवसर सृजित होंगे। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा कि एक तो हमारे को भूमि के लिए जो है गांवों में जो छोटे किसान हैं उनको भी जो है ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि उनको लाभ हो। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर किसान कर्ज लेकर काम करता है, जो छोटा किसान है जिसके पास भूमि कम है, तो क्या होगा, उसको कितनी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें जो है उचित दर पर किसानों को है हम पैसा दें, जिससे वो अपनी खेती को में सुधार ला सकें, अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसा नहीं है तो फिर किसान कितना मजबूर हो जाता है, उसको कितने अधिक दर पर जो है कर्ज लेना पड़ता है और फिर वो उस कर्ज के तले दबता ही चला जाता है। तो यह सब चीज़ें जो हैं किसान के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा करती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर छोटे छोटे उद्योग लोग करते हैं तो वो छोटे उद्योगों को करने के लिए अगर हमारा जो गांव है उसके पास सड़कें हैं और ऐसे जैसे परिवहन के साधन हैं, तो क्या है कि वह छोटे छोटे व्यवसाय से भी अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने एक गांव की कहानी और गांव में किस तरह से जो है हमारे परिवर्तन आ रहा है और किसानों में और इसके साथ साथ किस तरह से गांव में भी छोटे छोटे कार्य करके लोग मेहनत कर कर अपने जीवन में किस तरह से सुधार ला रहे हैं। तो यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। अभ्यास में हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो पहली तालिका में आप देख रहे हैं कृषि भूमि, सिंचित असिंचित भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, निवास स्थानों, सड़कों, तालाबों, चारगाहों आदि के क्षेत्र 26 हेक्टेयर।
तो ये क में आप अव्यवस्थित क्षेत्र देखो, गांव का कुल क्षेत्र देखो, और ग में भूमि का उपयोग हेक्टेयर में, और घ में सुविधाएं हैं शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली पूर्ति, संचार, निकटतम कस्बा। तो अब आप इसका ये तालिका आपने देखी, अब इसका उत्तर लिखिए। अव्यवस्थित क्षेत्र, एक छोटा गांव जो एक बड़े गांव रायगंज और एक छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ा है। ख में गांव का कुल क्षेत्र 166 हेक्टेयर। ग है फिर आपका भूमि का उपयोग हेक्टेयर में। तो कृषि भूमि में आपने देखा सिंचित जो थी वो है 100 हेक्टेयर, असिंचित भूमि वो है 40 हेक्टेयर, जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है वह है 26 हेक्टेयर। अब घ आपका सुविधाएं, शैक्षिक 2 प्राथमिक और 1 उच्च माध्यमिक स्कूल, चिकित्सा 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी डिस्पेंसरी, बाजार रायगंज बड़ा गांव और शाहपुर छोटा कस्बा, बिजली पूर्ति अधिकतम घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, संचार पोस्ट एवं टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, निकटतम कस्बा शाहपुर। ये था आपका पहला प्रश्न। अब आप दूसरा प्रश्न देखें। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? इसका उत्तर लिखें। हाँ, हम सहमत हैं। आधुनिक कृषि तकनीक को अधिक साधनों की आवश्यकता होती है जो उद्योगों में निर्मित किए जाते हैं। अधिकतर आधुनिक कृषि आगतों जैसे नलकूप, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का उत्पादन उद्योगों में किया जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर सामूहिक रूप से निर्भर करते हैं। दोनों एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। यदि एक में विकास होता है तो दूसरा उससे अधिक पीछे नहीं रह सकता। प्रश्न 3, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? इसका उत्तर लिखें। बिजली के विस्तार ने निम्न रूप से सहायता की। नंबर 1, विद्युत प्रकाश, पंखे, प्रेस एवं मशीनों ने किसानों के घरेलू कार्यों में सहायता दी। नंबर 2, सिंचाई की उपयुक्त विधि, नलकूपों एवं पंपिंग सेट को बिजली द्वारा चलाया जाता है। नंबर 3, कृषि उपकरण जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि ने किसानों को सहायता की है। नंबर 4, बिजली का उपयोग गांवों में प्रकाश के लिए भी किया जाता है। प्रश्न 4, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पौधों का जन्म, उनका विकास, फलना और फूलना, मिट्टी, जल और हवा के कुशल संयोग पर निर्भर करता है। नंबर 2, यदि सिंचाई की असुविधा के कारण जल प्राप्त नहीं होता तो फसल सूख जाएगी। यदि लगातार जल की कमी रहे तो अकाल का भय हो जाता है। नंबर 3, सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के टुकड़े में कृषि उत्पादन असंचित भूमि के टुकड़े के उत्पादन से अधिक होता है। नंबर 4, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक है। प्रश्न 5, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। तो इसका उत्तर है, पालमपुर गांव के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की सारणी। परिवार भूमि का वितरण। नंबर 1 पर 150 भूमिहीन अधिकतर दलित वर्ग, 240 2 हेक्टेयर से कम भूमि के टुकड़े छोटे किसान, 60 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि के टुकड़े मध्यम और बड़े किसान। प्रश्न 6, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है?
इसका उत्तर है पालमपुर में श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, श्रमिकों की मजदूरी लाचारी और बेकारी उन्हें न्यूनतम से कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए विवश करती है। नंबर 2, जमींदारों और बड़े किसानों द्वारा श्रमिकों का शोषण। नंबर 3, आवश्यक मात्रा में रोजगारों का उपलब्ध न होना। नंबर 4, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का देहातों में लागू न किया जाना। यही कारण है कि गरीब मजदूर को जो कुछ भी मजदूरी दी जाती है उसे वह अपने भाग्य विधाता का वरदान समझकर स्वीकार कर लेता है। अब प्रश्न 7 देखें। अपने क्षेत्र में द्रोह श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? इसका उत्तर लिखें। खेतों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को लगभग 35 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी की राशि कुछ श्रमिकों को पूर्ण रूप से नकद और कुछ को पूर्ण रूप से अनाज के रूप एवं अन्य को दोनों पद्धतियों द्वारा अर्थात कुछ नकद और कुछ अनाज के रूप में प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न 8 देखें। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है भूमि के एक ही टुकड़े पर उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जाएगा। पहला है बहुविधि फसल उगाना। एक ही भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहु फसल उगाना कहलाता है। यह निश्चय ही कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। नंबर 2, आधुनिक कृषि उपकरणों एवं तकनीकी का उपयोग। HYV बीजों, ट्रैक्टर, नलकूप, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग एक ही भूमि के टुकड़े पर उत्पादन की वृद्धि करता है। प्रश्न 9, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। उत्तर लिखें। 1 हेक्टेयर भूमि की मात्रा एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम है, इसीलिए उसके द्वारा अपने जीवन यापन के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित हो सकता है। खेतीहर मजदूर के रूप में बड़े किसानों और जमींदारों के पास कार्य कर सकता है। नंबर 2, अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए शहरों में भेज सकता है। नंबर 3, गांव के धनी लोगों के पास नौकरी कर सकता है। नंबर 4, गैर कृषि कार्यों जैसे पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन आदि का कार्य कर सकता है। प्रश्न 10, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। बड़े एवं मध्य किसानों की पूंजी की आवश्यकता उनके द्वारा की गई कृषि क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अधिशेष से सृजित हो जाती है। वह वित्तीय रूप से सबल होते हैं, इसीलिए उनके लिए सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान होता है। शहरों में कार्य करने वाले उनके परिवार के सदस्य भी उनकी वित्तीय सहायता करते हैं। छोटे किसान बड़े किसानों एवं साहूकारों से उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करते हैं, जो उन्हें ऋणग्रस्तता के चंगुल में फंसा देती है। प्रश्न 11, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? क्या ब्याज को कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने का सविता की स्थिति अलग होती? इसका उत्तर है सविता निम्नलिखित 2 शर्तों पर तेजपाल से ऋण प्राप्त करती है। तेजपाल सविता को 24% ब्याज की दर से 4 महीने का कर्ज देता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है। नंबर 2, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन का
काम करेगी। बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने से सविता की स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि उसे तेजपाल के खेतों में कटाई का कार्य न करना पड़ता, ब्याज की ऊंची दर नहीं चुकानी पड़ती और वह अपने बच्चों की देखभाल और परिवार का कार्य भी सरलता से कर पाती। प्रश्न 12, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। अपने क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बात करने के पश्चात सिंचाई के साधनों में विकास की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सिंचाई के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कुएं से बैल के उपयोग से पानी खींचा जाता था। सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति नहर द्वारा की जाती थी। तालाब और नदी नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंचाई की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। इसके अनुसार पंपिंग सेट और नलकूपों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए किया जाने लगा। विशेष रूप से नदियों से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था का जाल बुना गया। प्रश्न 13, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले गैर कृषि उत्पादन कार्य निम्नलिखित हैं: पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन आदि। नंबर 2, परिवहन संबंधित कार्य अर्थात यातायात के लिए रिक्शा, तांगा, टेम्पू, जीप, बस और ट्रक का उपयोग किया जाना। नंबर 3, कुछ शिक्षित लोगों द्वारा नर्सरी, पाठशाला और प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशाला की स्थापना करना। नंबर 4, गन्ने से गुड़ और चीनी तैयार किया जाना। खेतों में उत्पादित सब्जी, फलों का शहरी बाजारों में बेचा जाना। गांवों से दूर एकत्र करके शहरों में आपूर्ति करना। सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना। शिक्षित लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। प्रश्न 14, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका उत्तर है, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। परिवहन का विकास करके गांव और शहरों के बीच संकल्प और उत्तम सड़क बनाकर गांव में कृषि का अतिरिक्त उत्पादन शहरों में भेजा जा सकता है। नंबर 2, इस प्रकार शहरों से गांव के लिए आवश्यक वस्तुएं मंगाई जा सकती हैं। नंबर 3, संचार के विकास द्वारा गांव को देश और विदेश से जोड़ा जा सकता है। नंबर 4, गांव में अच्छे पब्लिक स्कूल खोलकर गांव वालों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। नंबर 5, यदि सरकार द्वारा गांवों में उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। नंबर 6, ग्रामीण कल्याण योजनाएं विकसित की जा सकती हैं। नंबर 7, गांव में रोजगार के अवसर में वृद्धि करनी चाहिए। नंबर 8, गांव में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करके किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। तो यह था बच्चों पाठ 1 का प्रश्न अभ्यास। अभ्यास में हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत